सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं किरण नाज। हम बहैसियत पाकिस्तानी अमन के ख्वाह हैं, लेकिन दिफा वतन के तहफ़्फ़ुज़ से हरगिज़ गाफिल नहीं। हमें फ़ख्र है कि मुल्क के पाकिस्तान का दिफा, उसकी हिफाजत मजबूत तरीन हाथों में है, बल्कि आटमी असासे महफूज तरीन है। जोहरी हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तानी इक़दामात को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है, हासिल रही है। NTI न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स की रिपोर्ट में न्यूक्लियर हथियारों के हामिल ममालिक में पाकिस्तान असासों की सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा महफूज बनाने वाला मुल्क है। मज़े की बात तो यह है कि इस इंडेक्स में पाकिस्तान ने भारत को 6 पॉइंट्स पीछे छोड़ दिया है। भारत के 41 के मुकाबले में पाकिस्तान के 47 पॉइंट्स हैं। इस रिपोर्ट में असासों के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान का 19वां और भारत का 20वां नंबर है, जबकि तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ में 47 में से पाकिस्तान का 33वां और भारत का 38वां नंबर है। भारत के 53 पॉइंट्स हैं, पाकिस्तान का स्कोर 58 है। मोदी जी, आपने, आपकी सेना ने, आपकी रियासती आतंकवाद विंग यानी रॉ ने ये रिपोर्ट सही से देख ली है ना? वैसे तो आपको रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान का दिफा कितना मजबूत है आपसे बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन फिर भी मेरे जहन में की बात आ रही है, अखंड भारत की हालत इतनी पतली और शौक पाकिस्तान से मुकाबला करने की। मोदी जी, आपके 8 लाख चूजे 71 सालों से कश्मीरियों के हौसलों को शिकस्त नहीं दे सके। हम जैसे 21-22 करोड़ सर फिरों का क्या बिगाड़ लेंगे आप? हालत भी इतनी पतली है और मुकाबला पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से मुकाबले में इतने पीछे। दिफाए वतन का ये जज्बा अफवाज पाकिस्तान के साथ बिलाशुबा पूरी कौम का जज्बा है, जिसने दुश्मन के मुकाबले इस वतन अजीज़ और कौम को नाकाबिल तस्खीर बना दिया है। अफवाज पाकिस्तान का हर सिपाही और हर अफसर दिफाए वतन के लिए अपनी जान निछावर करने को हम वक्त तैयार है। यकीनन इस जज्बे को पाकिस्तान के मुखालिफ दुनिया की कोई ताकत, कोई क़ुव्वत शिकस्त नहीं दे सकती। आलमी इदारों को चाहिए कि मोदी जुनूनियत से बस इलाकाई और आलमी अमन व सलामती को महफूज बनाने की फ़िक्र करे। पाकिस्तान की सलामती अल्लाह के फजलो करम से हमारी कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी के मजबूत हाथों में मुकम्मल महफूज है, जिसको दुनिया तस्लीम करती है। हम बिलाशुबा नाज़रीन अमन के दाई हैं, मगर वतन अजीज़ के सलामती की जानिब उठने वाली किसी भी मैली आँख को फोड़ने और ताकत का नशा हरण करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। दरिंदा मोदी सरकार ने कभी पंजा आजमाई की कोशिश की तो याद रखना, आपकी जिल्लत और रुसवाई की दास्तान लिखने वाला भी आपके पास कोई नहीं बचेगा। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब आपको लेकर चलती हूँ। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। कराची को बिजली दो, आवाम की ये आवाज़ इस मुहिम का आज 17वां रोज़ है। लोड शेडिंग में कुछ इलाकों में यकीनन कुछ कमी आई है, मगर सूरत हाल अब भी ऐसी नहीं है कि जिसे मैं कहूँ कि ये इत्मीनान बख्श है। ओवर बिलिंग की शिकायत भी की जा रही हैं कि इलेक्ट्रिक अपना सिस्टम भी कराची की ज़रूरत के मुताबिक अपडेट करने में नाकाम रहा है। इसी वजह से आज भी सिस्टम अपग्रेड ना होने से पावर डिवीज़न की 500 मेगावाट इजाफी बिजली की पेशकश मुस्तरद कर दी गई है। यानी न तो अब गैस का इशू है, न ही फर्नेस ऑयल का, और न ही इजाफी बिजली का। अब मसला है तो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को अपग्रेड करने का। लेकिन अब इसकी वजह से कब तक कराची के शहरी अजियत उठाएंगे? वफाक तो वादे करके गायब हो गया है कि इलेक्ट्रिक इस मसले पर क्या कर रही है। इस पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं CEO केएल तलवी साहब। आप सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर कि आज आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। हम पिछले 17 रोज़ से कराची को बिजली दो ये मुहिम लेकर चल रहे हैं। मोहन सलवी साहब, आज सबसे पहले आवाम का आपसे ये सवाल है कि कराची का ये मसला सर कब तक हल हो जाएगा? कराची वाले बेचारे बिजली को तरस रहे हैं। मोहन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच आपकी इनवाइट का और इस सवाल करने का। देखें, ये जो कराची को बिजली का मसला है, ये मसला हमारे जो, मैं अगर पहले आपको आगे की बात बता दूं कि इंशाअल्लाह ताला जिस रफ्तार से काम हो रहा है और जिस तरह से हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ एंगेज्ड हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अगले साल इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी और इंशाअल्लाह 2022 में हम तकरीबन सरप्लस में चले जाएंगे। और 2023 के अंदर भी एडिशनल बिजली की बात हुई है। आपने जो बयान सुने हैं जिसके अंदर असद उमर साहब ने, मैं उनके साथ खड़ा हुआ था, उन्होंने ऐलान किया था कि अगले साल तकरीबन 550 मेगावाट ऐड होगा।
उसके अगले साल तकरीबन 800 मेगावाट ऐड होगा और उसके अगले साल तकरीबन 700 ऐड होगा। तो हम तकरीबन 2023 के समर से पहले पहले इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 2100 मेगावाट सिस्टम में ऐड करेंगे, जिसमें कि फेडरल गवर्नमेंट हमारे साथ इंगेज्ड है और हमारी बड़ी रेगुलर उनके साथ मीटिंग्स हो रही है। उसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है। मगर मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि देखिए, ये जो एक बात कही जा रही है कि हमारा सिस्टम ले नहीं सकता, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि 2015-16 के अंदर जब ये सारे सिस्टम की डिज़ाइनिंग चल रही थी, उस वक्त जो मंत्रा थी वो ये थी कि के इलेक्ट्रिक को हम 650 मेगावाट बिजली भी नहीं देंगे, और इस वजह से इस सिस्टम को ना ऑगमेंट किया गया और ना हमसे ये कहा गया कि आप यहाँ पे कोई किसी तरीके से इस इंटरकनेक्शंस बना लें। ये फ़ैसला जो हमें कम्युनिकेट किया गया है, ये जून के एंड 2020 यानी आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले CCOE का डिसीजन हुआ है, जिसमें ये इरादा हुआ है कि हमें 1400 एडिशनल बिजली दी जाएगी और हमारा जो एक 900 मेगावाट का प्लांट है इंशाल्लाह वो अगले साल अल्लाह ने चाहा तो वो ज़रूर चल जाएगा। तो ये मिला जुला के तकरीबन 2100 मेगावाट बिजली अगले 3 साल में सिस्टम में आएगी। और हमारी पूरी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह अगले साल भी हम कराची को बहुत बेहतर रखें और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह हम सरप्लस में होंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। सर, जो आप, क्योंकि आप एक ज़िम्मेदार शख्सियत हैं, के इलेक्ट्रिक के CEO हैं आप, सर आप जो बात कर रहे हैं मैं उसको तस्लीम कर लेती हूँ। यकीनन जो यकीन दहानी आप करवा रहे हैं या जो कुछ आप ऐड करने की बात कर रहे हैं वो यकीनन हो जाएगा। लेकिन सर, अगर मैं इससे पहले की आपसे बात करूँ तो ये बताइए कि जो परेशानियां रही हैं इस साल भी, पिछले साल भी, उससे पहले भी, तो आप समझते हैं जो सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया गया, बिजली जितनी चाहिए थी शहर को उतनी फराहम नहीं की गई, इसमें के इलेक्ट्रिक से सर कोताही हुई है? मैं इसके अंदर बहुत ही रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करूँगा। देखिए, कुछ प्लान्स होते हैं और वो प्लान्स जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई अप्रूवल्स की ज़रूरत होती है कि इलेक्ट्रिक कोई भी पावर प्लांट बग़ैर अप्रूवल के नहीं लगा सकता। मैंने पहले भी कहा है और वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, जिसमें कि हमारा 700 मेगावाट का प्लांट 2016 अगस्त में नेपरा की तरफ से अप्रूव हो चुका था। फेडरल गवर्नमेंट ने उसका डिसीजन जाकर के फाइनली जो लिया है, यानी 2017, 18, 19, 20 में जाके उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा बिजली है तो वो प्लांट हमें नहीं लगाना चाहिए। ये प्लांट की डिले का इम्पैक्ट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कराची जो है वो बर्दाश्त कर रहा है। अगर ये प्लांट इस वक्त 700 मेगावाट का जो 2016 में अप्रूव हुआ था, अगर 17-18 में भी शुरू हो गया होता तो इस वक्त कराची को उससे बिजली मिल रही होती और किसी किस्म का कोई गैप नहीं होता। इस 2-3 साल में हमने दूसरी कुछ और प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम करने की कोशिश की। नेशनल ग्रिड को भी हमने रिक्वेस्ट की कि हमें एडिशनल बिजली दे दें। और मैं आपको ये और रिकॉर्ड है कि कैबिनेट कमेटी का फ़ैसला जो आया है वो लास्ट वीक ऑफ जून 2020 में आया है। और ऐसा नहीं हो सकता, आप किसी भी टेक्निकल इंजीनियर्स या जो डिज़ाइनिंग फर्म्स हैं इंटरनेशनल, उनसे पूछ सकती हैं कि ये जो 500 kV के इंटरकनेक्शंस होते हैं ये बग़ैर किसी ना डिज़ाइन के बग़ैर ऐसे ही बनाए जा सकते कि आप बस बना लें कि ये कहीं ना कहीं से बिजली आ जाएगी। इसका पूरा एक रूट होता है, कोई पॉइंट्स होते हैं, बाकायदा एक लोड फ्लो स्टडी होती है इसकी, जिसके बाद ये डिटर्मिन होता है कि ये कहाँ बनेंगे और इसका किस किस्म का स्ट्रक्चर होगा, कितना लंबा होगा। और हमें जब बताया गया है, हमने उससे पहले ही ज़मीन वगैरह की चीज़ें फाइनलाइज करके और इंशाअल्लाह ताला हम आपको 2022 के एंड तक इंटरकनेक्शन बना देंगे। मगर ये सोचना कि बग़ैर किसी इंडिकेशन के हम ये इंटरकनेक्शन बना के बिजली इवैक्यूएट करने की पोजीशन में आ सकते होते, ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मोने साहब, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, अगर मैं गलत हूँ तो सर मुझे करेक्ट कीजिएगा। आपने ये कहा कि 2016 में आप प्लांट लगाने जा रहे थे, लेकिन आपको उस वक्त गवर्नमेंट से मंजूरी नहीं मिली। अब 2020 में मंजूरी मिली है तो अब आप दोबारा उसके ऊपर काम करने जा रहे हैं। सर ऐसे ही कह रहे हैं? नहीं, 2016 में जिस प्लांट की इजाज़त मिली थी वो तात्तुल का शिकार हुआ था, इस वजह से कि जब वो हमने अप्रूव करा लिया, क्योंकि वो इम्पोर्टेड कोल पे था, तो हमें कहा गया कि इसको आप इम्पोर्टेड के बजाय लोकल कोल पे कन्वर्ट करें। प्लांट जब डिज़ाइन हो जाता है उसके अंदर तब्दीली होती है तो आपको वापस कॉन्ट्रैक्टर के पास जाना पड़ता है, वो सारा कुछ देख करके फिर एक रिवाइज्ड कॉस्ट निकालता है और फिर उसके बाद उस पर प्रोसीड किया जाता है। तो ये जो प्लांट है ये उस वक्त से लेकर के अब तक ये इस कॉन्वर्सेशन में फंसा हुआ था कि ये इम्पोर्टेड कोल पे होगा या ये थर में लगा लें या ये कराची में ही लगाएं।
जून 2020 में फेडरल गवर्नमेंट ने, बिकॉज नाउ दे हैव एक्स्ट्रा पावर अवेलेबल, और उनका कि अब आप ये 700 मेगावाट का प्लांट बंद कर दीजिए। तो अब हम वो प्लांट नहीं लगा रहे, और अब लगाएंगे तो उसकी बिजली अवेलेबल होगी जाके 2022 और 23 में। तो अब क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा बिजली है, तो वो ये कह रहे हैं कि रादर देन हम ये प्लांट लगाएं, वो हमसे कह रहे हैं आप हमसे बिजली लें, जो हमने एग्री कर लिया है, और हम उसी की बेसिस पे इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो इदारा है जो नेगोशिएट करता है, उसके साथ हम अपना पावर परचेज एग्रीमेंट फाइनलाइज कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि सैनिटी विल प्रिवेल, एंड इंशाल्लाह वील गेट दिस पावर, एंड कराची वुड बी मच कंफर्टेबल एज़ कम्पेयर टू दिस ईयर। आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस साल की वजह से, मगर उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह हम इससे, हमें जो थोड़ी सी, मैं कहूँगा कि आई एम सॉरी बट आई हैव टू से इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि इसकी वजह से जो अटेंशन मिल गई है शायद कराची को, जो पहले नहीं थी, आप लोग के सामने की बात है, वो हमें हेल्प करेगी इन टर्म्स ऑफ getting everything which is needed and ensure that the power is available to the citizens of Karachi. बिल्कुल ठीक है सर। आपने अब से पहले जो आप बात कर रहे थे, आप कह रहे थे किसी भी प्लांट को लगाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि प्लांट की मंजूरी हुई और लगा दिया। उसके लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर पूरा तैयार होता है, अप्रूवल्स के लिए पेश किया जाता है, मुसविदा होता है, सारी चीज़ें। तो आपने कहा कि इम्पोर्टेड कोल की मंजूरी मिली थी। सर जब ये अप्रूव हो गया, तो ये इम्पोर्टेड कोल, ये तो पहले से ही पता होगा ना जब ये अप्रूव हो गया, उसके बाद सर उस वक्त नहीं मालूम था, मतलब ये क्या हुआ कि इम्पोर्टेड कोल है, लोकल कोल पे जाना है, क्या करना है सर? जिस वक्त 2016 में अप्रूवल हुई थी, उस वक्त इसकी अप्रूवल हुई थी इम्पोर्टेड कोल के ऊपर। हाँ। ये नेपरा का एक लाइसेंस होता है, उसके पास एक टैरिफ होता है जो कंपनी ऑप्ट करती है, उसके अंदर और पूरा प्रोसेस होता है, लोग कमेंट करते हैं और उसके बाद नेपरा उसकी इजाज़त देता है। जी, इसकी इजाज़त के वक्त इंपोर्टेड कोल पे इजाज़त मिल गई थी, मगर एज अ प्रोसेस वो जो नेपरा की टैरिफ नोटिफिकेशन होती है, उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नोटिफाई करती है। जब वो, और उसका SRO इशू होता है, जब वो नोटिफाई हो जाता है, फिर जो कंपनी होती है उसके पास इस बात की इजाज़त होती है कि वो जा कर के उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे, यानी कॉन्ट्रैक्टर, फाइनेंसिंग और सारा कुछ उसके बाद किया जाता है। तो इस बिटवीन नेपराज अप्रूवल एंड नोटिफिकेशन ये सारे चेंजेस हुए, और क्योंकि उस पीरियड में थर्ड कोल डेवलप हो गया, तो ऑब्वियसली एक डिज़ायर आ गया कि अब आप इंपोर्ट क्यों करेंगे, उससे एक्सचेकर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो लोकल कोल ले लें आप। सो इस सारे कॉन्वर्सेशन के अंदर फिर बीच में आपको पता है गवर्नमेंट भी चेंज हुई, तो उस वजह से ये जो देर हुई है, इस वजह से इस साल में ये शॉर्टफॉल क्रिएट हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये अगले साल ऐसा सिचुएशन बहुत बेहतर होगी, और उसके बाद के सालों में इंशाअल्लाह हम सरप्लस में होंगे इंशाल्लाह। सर आपकी बातों से मुझे बड़ी उम्मीद हो रही है, और यकीनन वो तमाम नाज़रीन जो मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, उनको भी बड़ी ढारस मिल रही होगी आपकी तमाम बातों से। सर मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट के साथ जो मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे के बारे में कहा जा रहा है कि उस पर के इलेक्ट्रिक ने अमल दरामद नहीं किया। सर उसके कुछ पॉइंटर्स आप बता सकते हैं, और कितना फ़ीसद अमल दरामद नहीं किया के इलेक्ट्रिक ने, ये तो आप बता सकते हैं मोनी साहब, कितना फ़ीसद हुआ है? नहीं, मैं बिल्कुल बताऊँगा आपको। बहुत आप इसका देखिए, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर वो सारे एग्रीमेंट्स भी जो के इलेक्ट्रिक के गवर्नमेंट के साथ हुए थे वो भी लगाऊंगा। मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ और उसके जवाबात भी बना रहा हूँ, वो सब आपको बता दूंगा। देखिए, हमारा जो एक इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट हुआ था 2005 में, और 2009 में अमेंडमेंट हुई थी। उसके अंदर के इलेक्ट्रिक की जो कमिटमेंट थी वो ये थी कि $361 मिलियन इक्विटी डाली जाएगी के इलेक्ट्रिक के अंदर, जो 2012 तक डालनी थी। वो हमारी बैलेंस शीट में भी आपको नज़र आएगी, और वो आपको उसके सर्टिफिकेट्स भी मौजूद हैं, हम वो भी अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे कि वो इक्विटी आ गई थी। उसके अलावा हमने एक टैरिफ डिटर्मिनेशन फ़ाइल की थी विद नेपरा, जिसमें हमने लिखा था कि हम ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन तीनों में इतने इतने पैसे खर्च करेंगे, जो नेपरा ने फिर एडमिट की थी, और उसकी बेसिस के ऊपर सारी वो टैरिफ बना था। हम आपको ये भी इंशाल्लाह, और ये हमारे आपको वेबसाइट पे, हमारे अकाउंट्स पे भी मिल जाएगा, और मैं आपको ये इसका स्पेसिफिक जवाब वेबसाइट पे लगा रहा हूँ, जहाँ पे हम ये बताएंगे कि हमने नेपरा को कितनी कमिटमेंट की थी उस टैरिफ डिटर्मिनेशन के अंदर, और हमने कितना कैपेक्स किया इन दिस पीरियड। तो मैं आपको इस वक्त सिर्फ ये बता सकता हूँ कि उस टैरिफ डिटर्मिनेशन में जो जमा कराई गई थी, जो अमाउंट था, हमने उससे ज़्यादा कैपेक्स किया है। ये इसका आपको मैं एक बात और से ये समझा सकता हूँ कि जब 2008-9 में के इलेक्ट्रिक थी, तो इसके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कोई तकरीबन 36-37% थे।
इस वक्त वो लॉसेस जो है वो 19% पर आ गए और इंशाल्लाह हम अगले साल तक इसको और कम करेंगे। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं हो तो ये सारी चीज़ें इंप्रूव नहीं हो सकती। हमारी रिकवरी 80% थी, हमारी रिकवरी 92% तक चली गई है। हम तकरीबन 5-6 लाख एडिशनल कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं। अगर हमने इन्वेस्टमेंट ना की हो तो हम उन कस्टमर्स को सर्व नहीं कर सकते थे। तो ये एक मिथ है कि हमने कोई अगर कोई कमिटमेंट नहीं होती ना, आपको ये क्लेम नज़र आते हैं कि इलेक्ट्रिक ने सुई गैस के पैसे देने, फॉर एग्जांपल ये इनके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान SCPPA के पैसे देने, तो ये वाली बात भी आ रही होती है कि इलेक्ट्रिक ने फ़लानी चीज़ में इतनी इन्वेस्टमेंट करनी थी जो नहीं की। तो ये बिल्कुल एक मिथ है और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी हमारी वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट्स के साथ इसका जवाब भी नज़र आ जाएगा कि व्हाट वाज रिक्वायर्ड टू बी डन वाज डन। ठीक है सर, ये मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात इसलिए क्योंकि यही सवाल बार बार उठा रहे थे हम तमाम लोग कि वो मुआहदे जो हुकूमत के इलेक्ट्रिक के साथ हुए हैं उसे अया किए जाएं, उसे सामने लाए जाएं, ज़रा मालूम तो हो सके कि इतना बड़ा कराची का मसला चल रहा है तो उसके पीछे महरक़ात क्या है। लेकिन ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी है कि आप उसे वेबसाइट पर लेकर आ रहे हैं, वो सामने लेकर आ रहे हैं। मुझे आप कुछ नंबर्स में बता सकते हैं कितना % इस पर अमल दरामद हुआ है? इंशाल्लाह देखिए, जो हमने जैसे मिशन ऐड करनी थी तो 2009 से लेकर के अब तक तकरीबन 1057 मेगावाट ऐड किया जा चुका है सिस्टम के अंदर। हमारी जो फीडर्स थे तकरीबन 30% हमने एडिशनल फीडर्स डाले। हमारे कोई 8,000 हमने नए PMTs लगाए और मतलब इसी वजह से हम इस सिस्टम को मैनेज कर पा रहे हैं। देखिए, शहर की ग्रोथ तकरीबन 5 से 7% एनर्जी डिमांड हर साल आती है और अगर सिस्टम उस डिमांड को मैनेज कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा ना। और आपसे मैं बस सिर्फ रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप थोड़ा सा वेट करें, आपको इंशाल्लाह इसका बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब हमारी वेबसाइट पर मिलेगा। और हम कोशिश करें कि जितनी भी बातें हो रही हैं ना, हम हर एक चीज़ का जवाब विद डॉक्यूमेंट्स लगा दें ताकि आपको फिर मैं सिर्फ ये कह सकूँगा कि आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएं कि इलेक्ट्रिक की, वहाँ पे आपको इसका जवाब फलाना क्वेश्चन है, वहाँ पे आप देख लें, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अच्छा सर, मगर मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जी कंप्लीट कीजिए मुझे सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ ऐसी कोई कमिटमेंट जो कि कहीं डॉक्यूमेंट में लिखी हुई हो और वो पूरा ना की गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि मैं आप ये बात करें तो मैं कहूँगा कि जब आप वो डॉक्यूमेंट्स देखेंगी उसमें ये भी लिखा हुआ था कि जो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है उसका जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ है वो के इलेक्ट्रिक को अदा किए जाएंगे, जो कि आज तक अदा नहीं हुए हैं। इस वक्त जो रिकनसाइल्ड अमाउंट है साइंड बिटवीन वाटर बोर्ड एंड के इलेक्ट्रिक, इट इज़ 27.5 बिलियन रुपीज़। उसके अंदर इस बात पे तो शुबा है जो कि हुकूमत के हिसाब से है कि क्या ये फेडरल गवर्नमेंट ने देना है या ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने देना है, मगर इस बात में कोई शुबा नहीं है कि के इलेक्ट्रिक को ये पैसे मिलने। सो के इलेक्ट्रिक को पैसे नहीं मिल रहे और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपस में ये सोच रही है कि वो देंगे पैसे या सिंध गवर्नमेंट देगी, बट वी आर आउट ऑफ पॉकेट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर फाइनेंसिंग दैट अमाउंट फ्रॉम बैंक बोरोइंग और फ्रॉम आवर ओन वर्किंग कैपिटल। तो हमारे साथ कमिटमेंट्स हुई थी ना, मैं आपको बता रहा हूँ वो पूरी नहीं हुई है, रादर देन जो हमने करना था वो पूरा नहीं हुआ। अच्छा सर, मैं आपसे ये लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मुझे आपकी बता की जानिब से जो आप लोगों को शो कॉज नोटिस किया गया है और उसमें 15 दिन का आप लोगों को टाइम दिया गया है जवाब देने के लिए, ये क्वेश्चंस जो मैंने आपसे पूछे यही तमाम इल्ज़ामात के इलेक्ट्रिक के ऊपर लगाए गए हैं। तो सर इस पर कमेंट करें और इसको ये आपने मुझे तो कोशिश की है वेबसाइट के ऊपर लॉन्च करके, आप कोशिश करेंगे कि किसी तरह से आवाम को भी सेटिस्फाई करें, नेपरा को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? देखिए, नेपरा हमारा रेगुलेटर है ऑब्वियसली और उनका पूरा हक बनता है कि वो हमसे सवाल करें। उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन की है, उन्होंने बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने हमसे सवाल किए हैं और हम उनको विद इन द टाइम फ्रेम जवाब देंगे और हम डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए उनको जो उन्होंने हमसे सवाल किए हैं, चाहे वो फ्यूल की हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की हो, चाहे वो प्लांट ट्रिपिंग की हो, हमारे पास हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन है और कोशिश करेंगे कि उनको हम सेटिस्फाई करें कि फ्यूल रिक्वायरमेंट कैसे मीट की जा रही थी, क्या कंडीशंस थी, हमने कहाँ पे नॉन कंप्लाइंस की है उससे, इन्वेस्टमेंट प्लांट में अगर हमने नहीं की
तो क्या हम इस पोजीशन में थे कि हम कर सकते थे? जाहिर बात है उन्होंने 15 दिन दिए, तो अभी तो 2 घंटे हुए हैं, हमें आप उसको ज़रा तैयारी करने दें, आपको भी बता देंगे। मोनी साहब, एक तो ये वाला इशू हो गया जिसपे आपने तमाम बताया कि जो वाजिबुल अदा जिनके पास रकम है उन्होंने आज तक के इलेक्ट्रिक को रकम अदा नहीं की है। लेकिन सर एक मसला, एक तो ये गैर एलानिया लोड शेडिंग है, कराची के शहरियों को अंधेरे देखने पड़ रहे हैं। दूसरा सर बड़ा मसला ओवर बिलिंग है, और ऐसे ऐसे लोग जिनके घरों में जो बिल आते थे आज वो 15-15, 20-20, 25-25, 30 हज़ार रुपए बिल आ रहे हैं। आप लोग यकीनन सोशल मीडिया देखते होंगे, आपके अपने सोशल पेजेस पर बहुत सारे लोग अपनी पोस्ट लगा रहे होते हैं। सर उसको कैसे काउंटर कर रहे हैं, उन लोगों का मदावा कैसे कर रहे हैं? अच्छा देखिए, लोड शेडिंग का आपने कहा है, मैं आपको बहुत ज़िम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि जो शेड्यूल हमारी वेबसाइट पे लगा हुआ है लोड शेडिंग का, वो फॉलो होता है। तो गैर एलानिया लोड शेडिंग आप ना कहें, उसको एलानिया लोड शेडिंग कहें, क्योंकि वहाँ पे जो शेड्यूल लगा हुआ है उससे वी आर एब्सोल्युटली कंप्लाइंट विद दैट स्केड्यूल, लेट मी टेल यू, नंबर 1। उसके अलावा ये भी बार बार मैं समझा रहा हूँ, और शायद अब कुछ लोगों को समझ में आ रहा है कि क्योंकि तकरीबन 1800 फीडर्स जो हैं वो सारे के सारे हर वक्त नहीं चल रहे होते, उसमें से कहीं पे मतलब बिटवीन 15 to 35 किसी न किसी वजह से ख़राब हो सकते हैं, तो लोग उसको गैर एलानिया लोड शेडिंग समझ लेते हैं। तो ये लोड शेडिंग नहीं होती, लोड शेडिंग बड़ी अनाउंसड है और वेबसाइट पे लगा हुआ है और वो फॉलो होता है। अगर उसमें कोई नॉन कंप्लायंस है तो हमारी वेबसाइट है, मेरा नंबर भी सोशल मीडिया पे सभी लोगों के पास है, मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह देखूंगा क्या हो सकता है। जहाँ तक ओवर बिलिंग का ताल्लुक है, देखिए ओवर बिलिंग का भी मेरे हिसाब से एक ये मिथ है कि हम ओवर बिल कर रहे हैं। ओवर बिल नहीं है ये एक्चुअली वो पीरियड था 20 मार्च से लेकर के 28 मई तक, जब लोगों को 24 घंटे बिजली मिली, जो हिस्टोरिकली उनको जहाँ पे 7-8 घंटे का लोड शेड होता था, तो जब उनको 24 घंटे का बिल आया तो उनको ज़्यादा लगा और वो समझ रहे हैं कि ये ओवर बिल है। इसके अलावा इसके अंदर जो फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट है वो भी हमें जो SRO आता है उसकी बेसिस पे बिल किया जाता है, उसके रिकन्सिलिएशंस हैं। और देखिए अगर किसी को शिकायत है ना तो उसके पास वो हमारे दफ्तर आ सकता है, हम वहाँ उसको एंटरटेन करेंगे। वो नेपरा में जाके शिकायत कर सकता है, उनके पास भी इस वक्त कोई, मेरे ख्याल में जो मुझे आखिरी नंबर पता है, कोई एक्टिव 35 कंप्लेंट्स है, 35। ठीक। और उसके बाद फिर वफाकी मुतसिब के पास भी लोग जाते हैं, वहाँ पे भी कोई 1700 कंप्लेंट्स हैं जो इस वक्त आउटस्टैंडिंग है, और आप वो डाटा वफाकी मुतसिब से ख़ुद भी निकलवा सकती हैं। 98% कंप्लेंट्स जो है ना वो केई के फेवर में डिसाइड होती हैं। ठीक है सर, मोनी साहब जो यकीन दहानियाँ सर आपने करवाई है, मोनी साहब जो यकीन दहानियाँ आपने करवाई हैं, और आपने 2021 और 22 का जो प्लान दिया है कि कराची वालों को आगे और इस मौसम में ख़ास तौर पर अब ये शिकायत नहीं होंगी कि इलेक्ट्रिक की जानिब से, तो सर आपकी इस बात पर, आपकी इस यकीन दहानी पर तो मैं आज अपना ये एहतजाजी मुहिम इसको ख़त्म कर रही हूँ। लेकिन सर ये भी साथ साथ याद रखिएगा कि जो यकीन दहानियाँ आपकी जानिब से करवाई गई हैं, अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता है तो फिर इसी तरह से ये पुरजोर आवाज़ दोबारा उठेगी। मोनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन अगले इशू की जानिब बढ़ते हैं, और अब पहले मोनी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं गालिबन, अगर आप इजाज़त दें तो हम उनकी बात सुन लें। जी मोनी साहब। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं भी यही और आप भी यही होंगी। ये हमारी कंबाइन कोशिश होगी कि हम इंश्योर करें कि जो कुछ होना है बिटवीन टुडे एंड द नेक्स्ट ईयर एवरीथिंग हैपन्स, उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट का एक रोल है और हम उनके साथ भी इंगेज रहेंगे इंशाल्लाह। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई मसला होगा तो हम बहुत पहले सबको बताएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको जाके समन में ये बताएंगे कि वो प्रॉब्लम हो गया। उस पर भी कीप यू पोस्टेड, वहाँ पर भी सर इसी तरह से जोर डालते रहेंगे कि ये काम होता रहे, कि इलेक्ट्रिक के हवाले से जितने भी मसाइल हैं वो होता रहे और आपका साथ दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मोनी साहब, आप साथ मौजूद थे। ब्रेक का वक्त के बाद वापस आते हैं, अगले टॉपिक की जाने पड़ेंगे। नाजरीन, हुसैन मुबारक पटेल या कुलभूषण सुधीर यादव मुंबई के पुलिस अफसरान के घराने से ताल्लुक रखने वाला भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस ऑफिसर, जिसने 2003 में इंटेलिजेंस ऑपरेशन शुरू किए और चाबहार ईरान में कारोबार का आगाज किया, जहां उसकी शनाख्त खुफिया थी। कराची और बलूचिस्तान में हजारों बेगुनाहों का खून जिसके सर है, जिसने तस्लीम किया है कि बलूचिस्तान की अलहदगी पसंद तंजीमों की मुताद्दिद कार्रवाइयों के पीछे रॉ का हाथ, और बिलाखिर उसे 3 मार्च 2016 को पाकिस्तान के हसास इदारों ने बलूचिस्तान के इलाके माशखेल से गिरफ्तार किया। और याद इसलिए दिलाना पड़ा है क्योंकि अब इमरान खान साहब की हुकूमत पर संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं।
बिलावल भुट्टो ने आज फिर असेंबली में कहा कि हुकूमत ने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को एनआरओ दिया है और वो इसे बचाना चाहते हैं। बिलावल ने तनकीद करते हुए कहा है कि खान सरकार ने भारतीय पायलट को चाय पिलाकर रुखसत किया। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते कल तक कुलभूषण की वजह से हम पर मोदी के यार के इल्जामात लगते थे, आज क्यों कुलभूषण को सहूलत फराहम करने की कोशिश की जा रही है। वजीर आजम बताएं अब पाकिस्तान की गैरत का सौदा क्यों किया जा रहा है। इन तमाम इल्जामात में एक अहम तरीन सवाल श्री मजारी साहिबा ने उठाया। फरमाती हैं कि कुलभूषण के मामले पर आलमी अदालती इंसाफ का दायरा इख्तियार नून लीग की हुकूमत ने तस्लीम किया, जो बहुत बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान मजबूर है कि वो कुलभूषण के लिए वो सब करे जो ICJ कह रहा है। क्या वाकई पाकिस्तान फंस चुका है और इसमें सारा कारनामा खान सरकार के बजाय नवाज सरकार का है? अगर हुकूमत ने इतने अहम तरीन फैसलों से ऑपोजिशन को क्यों दूर रखा, इस पर बात करने के लिए मुझे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक चेयरमैन सेनेट रहे हैं, नईर बुखारी साहब ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। मैं आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहूँगी। नईर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये कुलभूषण यादव का इशू सर ये कौमी सलामती का इशू है, एक वतन दुश्मन को कैसे बचाने की कोशिश की जा सकती है? सर, बिलावल भुट्टो साहब बार बार ये कह रहे हैं, आज भी असेंबली में उन्होंने कहा कि एनआरओ दिया जा रहा है। सर, कैसा एनआरओ? ये जो फैसला है ये तो आलमी अदालती इंसाफ का फैसला है ना, जिसे आगे बढ़ाया जा रहा है। निगर साहब, शुक्रिया। देखें, पहले बुनियादी बात यह है कि जब से कन्विक्शन हुई कुलभूषण यादव की और पाकिस्तानी कवानीन के तहत उनकी कन्विक्शन हुई, और उसके बाद जो पाकिस्तान का लीगल प्रोसीजर है और प्रोविजंस हैं उसको इन्वोक करना उनका काम है। लेकिन आज गवर्नमेंट जो है वो क्या एक्सीजेंसीज थी कि उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी किया और फिर उस ऑर्डिनेंस में किसको रिलीफ देना चाहते हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। हर कानून जब भी कोई बिल पेश होता है तो उसमें ऑब्जेक्ट्स एंड रीज़न लिखे जाते हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स एंड रीज़न तो एक्सप्लेन करें कि वो कौम को बताएं कि ये क्यों ऐसी लेजिस्लेशन करना चाहते हैं। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जहाँ भी इश्यूज होते हैं वो बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त वो शख्स जिसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट है, जिसने जो टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे और मुल्क में बहुत सारी जानों का नजराना पेश करना बड़ा पाकिस्तानी कौम को, तो मैं समझता हूँ कि जो कन्विक्शन हुई है उस कन्विक्शन को मेंटेन रहना है। अगर मेंटेन नहीं रहना तो जुडिशल फोरम पे उसको जाना चाहिए। लेकिन बात यह है कि अभी आपने उसको काउंसिल एक्सेस दी अभी, तो उसने रिफ्यूज़ कर दी। इवन रिव्यू पे भी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो जाने को तैयार नहीं है। तो ये सारा लैटिट्यूड क्यों दिया जा रहा है, ये किसके इंटरेस्ट की बात है? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात नहीं है। वो शख्स जिसने पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटी में हिस्सा लिया हो, उसको फैसिलिटेट किया हो, उसको स्पॉन्सर किया हो और उस एक्टिविटीज़ में वो खुद शामिल हो, जहाँ पे बहुत सारी पाकिस्तानी फोर्सेस की भी जाने गई हों, तो फिर इसलिए ऐसा लॉ क्यों बनाया जा रहा है? ये कौम को समझाया जाए कि क्या ज़रूरत पड़ी है, क्या मजबूरियाँ आपकी, क्यों ये आप ये करना चाहते हैं। बुखारी साहब, आलमी अदालती इंसाफ ने कहा है सर, वो ये कहते हैं, ये मुझे बताइए कि क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है? आलमी अदालती इंसाफ के फैसले को यकसर मुस्तरद किया जा सकता है सर पाकिस्तान की जानिब से? वाई नॉट जी, पहली बात तो पहली गलती थी कि उसकी जुरिसडिक्शन को क्यों एक्सेप्ट किया। ये तो बायलैटरल बात थी, उस वक्त ये रिफ्यूज़ कर देते कि जनाब हम इस जुरिसडिक्शन को सबमिट नहीं करते, हमारा अपना कानून है, हमारा अपना ट्रायल है, उस ट्रायल के नीचे पाकिस्तान का मिलिट्री लॉज है जिसके नीचे उनको प्रोसिक्यूट किया गया, कन्विक्शन हुई, फिर आर्मी चीफ ने उस कन्विक्शन को कंफर्म किया, तो फिर उन कोर्ट्स में भी आप जा सकते थे। बुखारी साहब, जुरिडिक्शन को सर मुस्लिम लीग नून के दौर में तस्लीम किया गया। बकौल श्री मजारी साहिबा यही बात आज कर रही थी कि जब पीपल्स पार्टी और पीटीआई बैठी हुई थी ऑपोजिशन बेंचेस पर, उस वक्त जो दायरा कार को तस्लीम किया गया, ये सबसे बड़ी गलती थी सर। मैं समझता हूँ कि क्योंकि देखे नहीं, पाकिस्तान एक सॉवरन स्टेट है, पाकिस्तान एक सॉवरन स्टेट है और सॉवरन स्टेट अपने मामलात खुद तय करती है। और जैसा कि मैंने कहा, ये बायलैटरल एग्रीमेंट के नीचे जुरिसडिक्शन एक्सटेंड होती है। लेकिन जो भी उन्होंने कहा, पाकिस्तान को जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उन लॉज को तो इन्वोक करे वो कुलभूषण, इंडिया गवर्नमेंट भी उन लॉज को इन्वोक करे।
व्हाई दिस स्पेशल ऑर्डिनेंस, व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट, और फिर आप जो बिल लेके आए किसको फैसिलिटेट। और फिर एक और बात भी आप ध्यान में रखें कि कवानीन कभी पर्सन स्पेसिफिक नहीं होते, जो कवानीन पर्सन स्पेसिफिक होते हैं वो बुरे कानून होते हैं, तो ये कानून भी पर्सन स्पेसिफिक बनाया जा रहा है। बुखारी साहब, अगर हम ये कहें कि गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो फिर सर मोरद इल्ज़ाम मुस्लिम लीग नून को भी तो ठहराना चाहिए कि जब आप भी ये बात करें जो ज्यूरिडिक्शन को तस्लीम किया गया वो तो मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में सर किया गया था ना। चले, अगर उन्होंने एक्सेप्ट भी की है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज पर्सन स्पेसिफिक लॉ क्यों बनाया जा रहा है, इसकी ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस क्या हैं, ये तो बताया जाए। सर इस वक्त आप कहते हैं हमारे पास कोई और चॉइस है? सर हमारे पास है, जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं, तो कुलभूषण उनको इन्वोक करे, इंडियन गवर्नमेंट उनको इन्वोक करे। काउंसिल एक्सेस दी गई है, लेकिन काउंसिल एक्सेस को उन्होंने वेल नहीं किया। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज है, मेरा ये सवाल है कि पर्सन स्पेसिफिक लॉ क्यों बनाया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नैयर बुखारी साहब, बड़ा वैलिड क्वेश्चन सर आपने उठाया, बहुत शुक्रिया आपका। अगले सेगमेंट की जानिब नाज़रीन मैं बढ़ती हूँ और अब ज़रा बात कर लेते हैं उस मसले के जो हर साल ही मसला बन जाता है और जब से पाकिस्तान बना है कई मसाइल के हम शिकार हैं। चलें आगे चलकर इस पर बात करती हूँ क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा इशू है। एक और भी इशू आज प्रोग्राम में मेरे पास मौजूद है और मैं चाह रही हूँ कि पहले ज़रा इस पर बात कर लें कि नौजवान किसी भी मुल्क के मुस्तकबिल का मेहमान होते हैं, वो अपने वतन अपनी सरजमीन का मुस्तकबिल लिखते हैं। कोई भी कौम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती कि जब तक उनका नज़रिया विजन एक ना हो। हम तो पाकिस्तान में नाज़रीन 2 या 3 किस्म के तालीमी सिस्टम की बात करते हैं, मगर आज जो खबर आई है वो तो कुछ और ही बता रही है। यहाँ सिर्फ सिस्टम तब्दील नहीं है बल्कि जहन भी तब्दील किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के बच्चों को अपने हीरोज़ के ख़िलाफ़, दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ तालीम देकर क्या अचीव करने की कोशिश की जा रही है। सलाम है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड को, जिसकी काविशों से दुश्मन की साजिश नाकाम हुई है। आज पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 100 से ज़ायद किताबों पर पाबंदी आयद कर दी है, जिनमें मुल्क और मजहब के खिलाफ मवाद शामिल था। यहाँ तक के डाकू बनाने की नज़में भी निजी स्कूल्स में पढ़ाई जा रही थी। पाकिस्तान के गलत नक्शे तक उन किताबों का हिस्सा थे। कायदे आज़म के बजाय प्राइवेट स्कूल्स में गांधी के अक़वाल पढ़ाए जाने का इंकशाफ हुआ है। MD पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने फैसला किया है कि 10,000 किताबों की छानबीन की जाएगी। अब किसी को इजाज़त नहीं होगी कि वो मासूम जहनों में खुराफात भर सके। मगर ये काम कब से जारी था? कौन से स्कूल ऐसी किताबों को पढ़ा रहे थे? क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? क्या पंजाब के बाद अब दीगर सूबे भी जागेंगे कि हमारे साथ O लेवल्स और दीगर नामों पर, दीगर एजुकेशन सिस्टम के नामों पर किस किस्म का खेल खेला जा रहा है? हमारे बच्चों के मासूम जहनों के साथ किस किस्म का खेल खेला जा रहा है? इसी पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे राय मंजूर साहब हैं, जो कि MD हैं पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड के। सर सबसे पहले तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, ये छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है। आपने मुस्तकबिल के मेहमानों के जहनों को बचाने की एक कोशिश की है। सर ये पता चल सका है ये काम हो कब से रहा था? कितने बच्चों की ये मनफी जानिब जहन साजी हो चुकी? मिस किरण बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ही आम इशू है जिस पर मुझे आपने लिया है और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि जितना खूबसूरत आपने इंट्रो दिया है, अगर मेरी बजाय आप भी इस पे अकेले भी बात करती तो शायद मेरे से बेहतर आप कर लेती, लेकिन बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। सूरत हाल ये है कि कुरिकुलम जो है ये ज़रा मुश्किल लफ्ज़ है, मतलब सलेबस जो होता है या निसाब पे एक किताब में क्या टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। पहले हमारा होता था पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का और हर सूबे का अपना अपना ये बोर्ड है, उसका मैंडेट ये होता है कि हम कोई 15 करोड़ किताबें छापते हैं, जिनमें ये अपना पहली जमात से लेकर नर्सरी से लेकर इंटरमीडिएट तक, और उसमें नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक कोई 10 करोड़ किताबें सरकारी स्कूलों में फ्री ऑफ कास्ट दी जाती हैं, कोई पैसा नहीं लिया जाता। उसके अलावा कुछ प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का ही सिलेबस लगाया होता है, यानी किताब हमारी होती है लेकिन वो कीमतन प्राइवेट वाले ख़रीदते हैं। अच्छा, तीसरी किस्म है जिस पे अभी हमने ये हाथ डाला है, वो ये है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का सिलेबस नहीं पढ़ा रहे, वो अपनी किताबें लिखवाते हैं और कराते हैं, वो भी कानून के तहत कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं। शराइत ये है कि हमारा ये जो बोर्ड है ये 2015 में ये 2 अथॉरिटीज़ मिला के टेक्स्ट बुक बोर्ड और कुरिकुलम, अब इसका नाम है पंजाब कुरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड।
यानी सिलेबस और निसाब भी हम बनाएंगे और उसके बाद किताबों की जो प्रिंटिंग और छपाई और तकसीम है वो भी हम करेंगे। सही। हमारे पास एक कानून है 2015 को, उसे कहते हैं PCTB एक्ट, ये मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये 4-5 सफ़े का लॉ है जिसके तहत ये इदारा बना है। इसमें वाज़े तौर पर लिखा गया है कि प्राइवेट वाला कोई किताब भी, ये मैं नाजरीन के लिए भी बड़ा अच्छा हो जाएगा, आपका बहुत ही हाई पावर्ड प्रोग्राम है, उसमें लोगों का नर्सरी से लेकर इंटरमीडिएट तक यानी 12वीं जमात तक, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, कोई भी ग्रुप है, उसकी प्राइवेट स्कूल में भी कोई किताब नहीं लग सकती जब तक ये हमारे से NOC नहीं लेते, उसको हमसे पास नहीं करवाते। अब ये जो तमाशा इन्होंने किया है, इसमें बहुत सारी किताबें तो वो हैं जिसका NOC नहीं है, और NOC ज़ाहिर अगर होता है तो फिर ये नौबत नहीं आती, हम वो गलतियां निकाल देते हैं। इसमें 5 पैरामीटर्स हैं कि अगर उनमें जो अभी आपने बयान फरमाए उसमें यह है कि वो 5 पैरामीटर इस कानून में लिखे हुए हैं कि अगर किसी किताब में इस्लाम के ख़िलाफ़ बात हो या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात हो, सलामती पाकिस्तान की दिफा सालमियत, या कोई ऐसी बात जिससे अमन आमा ख़तरे में पड़ जाए, मिसाल के तौर पर फ़िरका परस्ती है, सूबाई तअस्सुब है, नस्ली कोई बात हो गई वगैरह, और एक ये है कि अखलाकियात के ख़िलाफ़, और आखिरी बात यह है कि कोई ऐसा मवाद जो इम्तिहान पर असरअंदाज हो। ये खुलासे और गाइडें कुछ बहुत ही गैर मेयारी हैं। आपने रिक्शों पे देखा होगा, लिखा होगा कि जी हफ्ते में BA की तैयारी करवाएं। अब इन 5 में से ये कानून ने बता दिया कि इन 5 में से अगर किसी जगह पे भी गड़बड़ है तो हम उस किताब को बैन करेंगे और उस किताब को प्राइवेट स्कूल में नहीं चलने देंगे। और ये चल रही थी। मैंने फिर अपने तौर पे फैसला किया, क्योंकि नॉर्मली हमारा तरीकाकार गवर्नमेंट का यही रहा है, अनफॉर्चुनेटली, कि जब कोई बात मीडिया में बहुत ज़्यादा आ गई तो हमने जान छुड़ाने के लिए किसी एक आध किताब को बैन कर दिया। अच्छा, मुझे अभी ये 10,000 किताबें तकरीबन हैं। सर मुझे ये बताइए कि ये ज्यादातर कौन से स्कूल से, कौन से सिस्टम में ये किताबें पढ़ाई जा रही थी? कैम्ब्रिज सिस्टम था, O लेवल से, या मैट्रिकुलेशन था? कहाँ पर ज्यादातर ये किताबें पढ़ाई जा रही थी? ये किताबें मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, बड़ी हैरत की बात है कि ये 31 बनते हैं पब्लिशर्स जिनकी किताबें बैन हुई हैं, और 100 किताब बनती है, और उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है, उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस है, उसके बाद पैरागॉन है, सुपरस्टार है, इस तरह करके ये पूरी लिस्ट मेरे पास है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि मतलब हमारी जो किताबें जो हम ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की छापते हैं उसकी प्राइस 200, 250, 150 पूरी क्लास की बनती है। हमारी जो महंगा तरीन सेट है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का, जो लोग ख़रीदते हैं, वो ये है कि कोई 2 रुपये 9 पैसे डेली उसकी कीमत बनती है, यानी 2 रुपये रोज़ाना खर्च करें तो आप हमारी मैट्रिक की सबसे महंगी किताबें पढ़ सकते हैं। इनकी एक एक किताब आपको पता है 4,000 की, 5,000 की, 3,000 की आप किताबें लेने जाएं तो आपकी महीने की सैलरी चली जाती है। और हालत यह है कि जो आपने इसमें चीज़ें बयान की हैं, मैं उसके अलावा ऐसी चीज़ें हैं कि मैं TV पे बैठ के बात नहीं कर सकता, यानी वो ऐसा गंद है और इतना वो फोश किस्म की बकवास है कि मतलब आप फैमिली के साथ क्या, मैं किसी मेल के साथ और आप शायद फीमेल के साथ वो बात ना कर सकें जो किताबों में लिखी है। और ज़ाहिर सी बात है हमारे टीचर्स वो पढ़ाते हैं या टीचर्स पढ़ाती हैं और बच्चे बेचारे पढ़ते हैं। सर मुझे ये तो आप बड़े होशोबा इंकशाफात कर रहे हैं, लेकिन स्कूल्स में पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को भेज रहे होते हैं तो वो आगे मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों को एक काबिल बनाने के लिए, और आप क्या बता रहे हैं, एक तो उनकी जहन साजी मनफी तरीके से की जा रही है, फिर कुछ इस तरह का मवाद है जिसको बात भी नहीं की जा सकती। तो इस पर तो सर छानबीन ज़बरदस्त होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स आए। अब ये बताएं कि आप लोगों ने जो किया है, जो ये इस पर एक्शन लिया है, ये गवर्नमेंट की तरफ से आए थे ऑर्डर्स, या फिर ये आपने खुद साख्ता जाती हैसियत में किया है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने? नहीं, ये मैंने खुद इनिशिएटिव लिया है जी। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हर इदारे को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि मतलब, मैं तो एक सादा सी मिसाल देता हूँ, जैसा कि हम सारे बड़े हो जाते हैं तो फिर अपना मुंह आज खुद धो लेते हैं। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, मेरा फ़र्ज़ है कि उसमें जो जो चीज़ें हमारे आती हैं वो हम खुद करें, बजाय कि कोई हमें कहे कि आप ये करें। और ये मेरा अपना ज़ाती इनिशिएटिव था, और अभी इंशाल्लाह ये 500 किताबों में से 100 किताब निकली है जिसके अंदर ये गड़बड़ है। और एक आपने वो डाकू बनाने वाली, वो मेरे सामने पड़ा है, ये 2 सफ़े की माशाल्लाह ये नज़म है। 7वीं जमात के बच्चे को बताया जा रहा है, वो कहता है कि मेरे वालिद जो है वो डाकू थे, मेरे नाना जो है उन्होंने थाना लूटा था, मेरे दादा ने ये किया था, वो चोर थे, मामू नकली नोट बनाते थे, और फूफा ये थे, वगैरह वगैरह। अदलिया पे बातें गलत लिखी हुई हैं। और आखिर में जो हम कहानी से नतीजा निकालते हैं, जैसे नानी दादी हमें कहानी सुनाती थी, नतीजा अखलाकी ये है कि भाई मुझे भी इसमें शामिल कर लें तो ताकि मैं भी चोर बन जाऊँ। चोर बनाने की और डाकू बनाने की ये कहानी है ये किताब के अंदर। इसी तरह से इंडिया का देखें कि यहाँ पर ऐसे लगता है कि हम इंडिया में रह रहे हैं। नक्शे जैसे आपने बताया, कश्मीर हमारा बिल्कुल शाह रग है,
और कोई शक नहीं, इंडिया के साथ हमारा एक ही मसला है जिसके लिए हमारी सबकी जाने तक कुर्बान है और हमारे लोगों ने कुर्बानी दी है। अच्छा, उसकी अगर सारा आपने वही पढ़ाना है, अब ये मेरे सामने किताब है कोलकाता से ख़त, इसमें लिखा हुआ है हिंदुस्तान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि हम सब ने खूब सैर की। ये आपने एक फिक्र, एक मुझे इजाजत दे, बहुत बड़ी बात और बड़े इंकशाफात किए, वक्त कम होने की वजह से मुझे आपको सर एक सेंटेंस में आपकी इजाजत से एक फिक्रा, सिर्फ एक फिक्रा। वो आगे लिखते हैं जी, अम्मी अब्बा और भैया तो रोज फिल्म या क्लासिकी हिंदुस्तानी नाच देखने जाते थे। आप अंदाजा करें भाई, जिसके ये लिखा हुआ है कि वालिदैन डेली फिल्म देखते थे और नाच गाना, तो क्या बच्चा सीख रहा है चौथी जबान? बिल्कुल ठीक है सर, ये आपने बड़ा इनिशिएटिव लिया है। मैं तमाम दीगर सूबों से गुजारिश करूंगी, क्योंकि तमाम इन्होंने इसके ऑक्सफोर्ड सिस्टम है, कैम्ब्रिज सिस्टम है, ओ लेवल्स है, तमाम की बात की है, तमाम की किताबें खोलकर दिखा दी हैं। तो मैं तमाम सूबों से गुजारिश करूंगी कि आप लोग भी यहाँ पर अपने अपने तईस की तहकीकात करें, और जहाँ ये गलत सहनसाजी हो रही है प्लीज़ इसको फौरी तौर पर रोकने की कोशिश की जाए। ब्रेक लेती हूँ एक छोटा सा, वापस आती हूँ। चांद का फड्डा पड़ा हुआ है, बात करेंगे इस पर। वेलकम बैक वंस अगेन जी। नाज़रीन, ज़िलहज के चांद के हवाले से 2 रोज़ हो गए हैं और मुसलसल ये एक मामला है जो खिंचता चला जा रहा है। फवाद चौधरी साहब ट्वीट कर रहे हैं, पिक्चर दिखा रहे हैं, लोगों से सवाल कर रहे हैं कि ये पहले दिन का चांद है, और साथ दूसरी जानिब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की जानिब से भी जवाब दिया जा रहा है। लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ सवाल एक ही है फवाद चौधरी साहब से, ये कि ठीक है, अगर पाकिस्तान में आपके दावे को मान भी लिया जाए तो क्या मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भारत में भी कोई अपना भाई भेजा हुआ था जो वहां पर ये सारी चीजें करे और उसके बाद एक दिन के बाद चांद दिखाए? बहरहाल माहिर फलकियात हैं प्रोफेसर जावेद साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, साथ साथ रुकने रोयत हिलाल कमेटी है मुफ्ती इब्राहिम साहब, वो भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आप दोनों हजरात को खुशामदीद कहती हूँ। प्रोफेसर जावेद साहब, आपसे बात का आगाज करती हूँ। सर, किससे की गलती हो गई है या फवाद चौधरी साहब दावे में गलती कर गए हैं? ये हुआ क्या है जावेद साहब? देखिए, जहाँ तक साइंटिफिकली चांद के जो है नजर आने के चांसेस है, तो वो मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। आपको पता है कि चांद जो है ज़मीन के गिर्द जो है गर्दिश करता है। चांद जब ज़मीन और सूरज के बीच में आता है और थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, तो उसको उस पोजीशन को हम चांद के कहते हैं कंजंक्शन। अच्छा, जब कंजंक्शन का वक्त होता है तो उस वक्त हम कहते हैं चांद की जो उम्र है वो 0 आवर है। एक कंजंक्शन से दूसरे कंजंक्शन में जब दोबारा वापस आता है तो वो तकरीबन 29 डेज और 12 घंटे में ये कंप्लीट करता है। इसकी वजह से चांद की जो है कमरी महीना या तो 29 तारीख को होता है या 30 तारीख को होता है। जब कंजंक्शन होता है तो उस वक्त जो है चांद का जो है डार्क हिस्सा है वो ज़मीन की तरफ होता है, ब्राइट हिस्सा सूरज की तरफ होता है, तो चांद उस वक्त हमें नजर नहीं आता। कंजंक्शन के बाद तकरीबन 18 से 20 घंटे के बाद चांद ज़मीन में नजर आता है। तो लेकिन चांद नजर आने के लिए इसको हम कहते हैं चांद की उम्र, ठीक है। तो 18 घंटे पुराना चांद हो या 20 घंटे पुराना हो तो चांद नजर आने के कुछ इम्कानात होते हैं। लेकिन चांद नजर आने के लिए सिर्फ एक पैरामीटर यानी उसकी एज जरूरी, एज से नहीं पता चलता है हमें चांद नजर आएगा कि नहीं आएगा। एज कह रहे हैं या जैसे जैसे चांद की एज में इंक्रीज होती है तो उसकी जो विड्थ होती है ना क्रिसेंट की, वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये सब इसको कहते हैं हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज कहते हैं, या उसकी ब्राइटनेस में इजाफा होता चला जाता है। लेकिन जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम ये कहते हैं कि होराइजन से वो कितने डिग्री ऊपर है, उसको हम एस्ट्रोनॉमी के लैंग्वेज में एल्टीट्यूड कहते हैं। जैसे कराची के लिए अगर 9 डिग्री एल्टीट्यूड हो तो नजर आने के काफी चांसेस होते हैं, वैसे 1 डिग्री पे भी नजर आ सकता है। मुझे ये बताइएगा जावेद साहब, ये जो दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं मुफ्ती साहब, फवाद चौधरी साहब दावा करते हैं कि ये दूरबीन बहुत पुरानी हो चुकी हैं, तो क्या इससे चांद देखा नहीं जा सकता? सर जी देखें, मैं आपको जरा कंप्लीट कर लूँ कि यहाँ तक ये जो अभी ज़िलहिज्जा का चांद था तो उस वक्त जो चांद की जो पोजीशन थी वो तकरीबन जो है 9 डिग्री पर था, एल्टीट्यूड पे था, और हालांकि 21 घंटे पुराना हो चुका था। तो चांद तो डेफिनेटली आसमान में मौजूद था, लेकिन चूंकि बादल मौजूद थे तो बादल मौजूद होने की वजह से चांद हमें नजर नहीं आया। अब चूंकि आपको पता है कि कमरी महीने का ताल्लुक जो हम इस्लामी त्यौहार कहते हैं तो उसका ताल्लुक दीन से है। दिन में जाहिर सी बात है हम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इरशादात है उस पर हमें अमल करना होता है, उनके मुताबिक नजर आना बहुत जरूरी है। चांद तो मौजूद था आसमान में, लेकिन चूंकि बलूचिस्तान और
चीन के साहिली पट्टी में नजर आने के इम्कान थे, लेकिन मानसून के जो बादल आसमान में मौजूद थे इसके वजह से चांद हमें नजर नहीं आया। हाँ। तो मुफ्ती साहब, सर चांद मौजूद था लेकिन रोयत नहीं हुई, नजर नहीं आया, तो फिर 30 मुकम्मल करें, 30 तारीख तक मुकम्मल करें। सर ऐसा ही है मुफ्ती साहब? शुक्रिया। असल में मामला ये है कि हम ईद और रमज़ान के मामले में जिस चीज़ के पाबंद हैं वो चांद की पैदाइश के पाबंद नहीं है। इसलिए कि चांद की पैदाइश अगर हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि चांद नज़र भी आए, ये ज़रूरी नहीं। मसलन जो चांद है वो बहुत नीचे है तो भी नज़र नहीं आएगा। ये चांद जो है, जैसे अभी इन्होंने फरमाया जावेद साहब ने कि 9 डिग्री पर कराची में नज़र आ सकता है, तो अगर 9 डिग्री पर चांद है तो भी ज़रूरी नहीं कि वो नज़र आए, इसलिए कि अबर आलूद भी मौसम हो सकता है, गुबार आलूद भी मौसम हो सकता है। चांद को हमने बहुत मुश्किल बना दिया, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्होंने 1400 साल पहले उम्मत को वो उसूल अता फरमाए जो पढ़े लिखे लोग भी जिसे अपना सकते हैं, जंगलों में रहने वाले लोग भी इसे अपना सकते हैं, इसलिए कि हमारा दीन बहुत ही सहल दीन है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इसके बारे में एक फार्मूला है, वो फार्मूला हमें नहीं भूलना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूमू लिरुयतिही व अफ्तरू लिरुयतिही, के रोजा रखो तो चांद देख कर और ईद करो तो चांद देख कर। या ये नहीं फरमाया। मुफ्ती साहब माफ कीजिएगा, आपकी बात मुकम्मल हमारे पास आ गई है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इनसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।